हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुनते हैं, हम लोग कांग्रेस के बारे में सुनते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के बारे में खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार हूं और प्रथम लीगल के एक और यूट्यूब वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। जी हाँ, सबसे पहली जो चीज है वह यह है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने से कम 100 लोग इकट्ठे करने हैं जिनको कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर बनाएंगे। वह 100 लोग कौन होने चाहिए? या हिंदू होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए या कुछ और होने चाहिए। हिंदू और मुसलमान कोई भी हो चलेगा, वह वयस्क होने चाहिए और साथ में उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। मतलब सबों के पास इलेक्शन आई कार्ड होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है, जो वोटर कार्ड जिसको भी बोलते हैं। तो अब अगर आपने 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया है जिनके पास वोटर लिस्ट है में नाम है इनका, जिनके पास इलेक्शन आई कार्ड है, फिर आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस कहां पे रखेंगे। और जिस किसी भी प्रीमिसेस पे आप ऑफिस रखेंगे, अगर वह आपकी खुद की जगह है तो आपको एक एफिडेविट देना है नो ऑब्जेक्शन की तरह, जिसमें आप यह लिखेंगे कि आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस यहाँ पे रहना है और आपको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर आपने वह रेंट पे लिया हुआ है तो जो भी उस प्रीमिसेस का ऑनर है, उस ऑनर से आपको एक नो ऑब्जेक्शन लेना है एफिडेविट के फॉर्म में, जिसमें लिखा होगा कि उस ऑनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय ऑफिस यहाँ पे रहता है तो। अब जब आपने लोग इकट्ठे कर लिए, आपने लैंडलॉर्ड का या अपना खुद का एक एनओसी दे दिया, अब आपको एक जगह से और एनओसी लेना है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, और अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो म्युनिसिपल बॉडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको एक एनओसी लेना है, इस बात के लिए कि जहां कहीं भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, जहां कहीं भी आपकी पार्टी का कार्यालय रहेगा, वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से वहां जो आसपास में लोग रहते हैं, आसपास में जो लोग काम करते हैं, उनका पीस डिस्टर्ब होगा, उनके काम को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचेगा। तो आपको लोकल बॉडी, जो कि ग्राम पंचायत हो सकती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बॉडी होगी, उस वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन लेना है कि यहाँ पे इस प्रीमिसेस पे इस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस रहना है और इसके ऑफिस होने की वजह से यहाँ पे जो आसपास में लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनका पीस खराब नहीं होगा, उनके पीस पे कोई असर नहीं पड़ेगा और पॉलिटिकल एक्टिविटी होने की वजह से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तीन चीजें जब आपने इकट्ठी कर ली है, फिर आपको उन सभी लोगों का इलेक्शन आई कार्ड कलेक्ट कर लेना है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। वोटर लिस्ट में कौन से सीरियल नंबर पे उनका कहाँ पे नाम है, उसका सबका एक लिस्ट आपको बना लेना है और सभी 100 लोगों की एक मीटिंग बुलानी है आपको। उस मीटिंग में आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम डिसाइड करेंगे और उस नाम के डिसाइड होते ही एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई फलानी पार्टी का नाम ए रहेगा। दूसरा काम, आप उस मीटिंग में जो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स होंगे उनका इलेक्शन करेंगे। मतलब कि प्रेसिडेंट कौन होगा पार्टी का, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, तो इन सब का आप इलेक्शन करेंगे उन 100 लोगों में से किसी 4-5 व्यक्ति का। और अगर आपकी पार्टी में और भी कोई डेजिग्नेशन आप देना चाहते हैं तो उस डेजिग्नेशन के लिए आप लोगों का इलेक्शन करेंगे और उसके लिए आप एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करेंगे उस मीटिंग में। तीसरी चीज कि आप पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने फाइनल किया होगा, जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने के लिए आपको पार्टी का संविधान बनाना पड़ता है। कंपनियों में जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, सोसाइटी में जो बाइलॉज होता है और ट्रस्ट में जो ट्रस्ट डीड होता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्टी का नाम क्या होगा, उसके ऑफिस बेयरर्स कौन कौन होंगे, उसके ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन कैसे होगा, उनके पावर्स क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होगी, मेंबरशिप लोगों को कैसे मिलेगी, अकाउंट्स उसका कैसे ऑपरेट होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे ऑपरेट होगा, कौन जिम्मेदार होगा अकाउंट्स को देखने के लिए, डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के केस में क्या होगा, जो स्टेट वगैरह में जो पद दिए जाएंगे वह कैसे दिए जाएंगे, इलेक्शन कब कब होगा, यह सब चीजों के बारे में आपको अपने संविधान में बताना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताना पड़ेगा। आपको किसी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या किसी लीगल प्रोफेशनल जिसको कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराने का अनुभव है, उसका हेल्प आपको लेना पड़ेगा अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आपने ड्राफ्ट किया है तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की पहली मीटिंग है उस मीटिंग में आपको अप्रूव करा लेना है। अब मीटिंग में आपने 3 चीजें करनी है। पहला, आपने पार्टी का नेम अप्रूव कर लिया और नेम आपने प्रपोज कर लिया। दूसरा, आपने ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन कर लिया और तीसरा, आपने अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर दिया। मीटिंग आप यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। मीटिंग के कंक्लूजन के बाद आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। साथ में जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, फोटोग्राफ, अगर वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका 3 साल का इनकम टैक्स का डिटेल, और उसके साथ जो 100 लोग आपने मेंबर बनाए हैं इनिशियली उन सभी लोगों का वोटर आई कार्ड, उनका एक लिस्ट, जो मेंबर्स हैं आपके उनकी लिस्ट, और साथ में उन 100 लोगों से एक एफिडेविट जिसमें यह लिखा होगा कि ये लोग किसी और पार्टी के मेंबर नहीं है। मतलब अगर एफिडेविट देता हूं तो मैं उसमें ऐसे लिखूंगा कि मैं किसी और पार्टी का मेंबर नहीं हूं और मैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना हूं, और अगर मैं पहले से किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहा भी हूं तो मैंने अपनी उस मेंबरशिप से अब रिजाइन कर दिया हुआ है और इस टाइम पे मैं केवल और केवल इसी पार्टी का मेंबर हूं। तो यह एफिडेविट बनेगा जिसको कि नोटरी पब्लिक के सामने स्टाम्प ड्यूटी पे प्रिंट आउट निकाल करके उसको साइन करना होगा। नोटरी पब्लिक से उसको नोटरी कराना होगा या मजिस्ट्रेट के सामने या ओथ कमिश्नर के सामने भी इसको कर सकते हैं। इन सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद आपको मीटिंग डेट से 1 महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिल्ली वाले ऑफिस में भेज देना है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपका एप्लीकेशन मिलेगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले आपकी पार्टी का जो नाम आपने प्रपोज किया है उस नाम को चेक करेगा, और अगर वह नाम अवेलेबल है तो आपको इंटीमेट करेगा कि आपका नाम अवेलेबल है, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं। और अगर वो जो नाम आपने प्रपोज किया है वो नाम अवेलेबल नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको चिट्ठी लिखेगा कि आपने जो नाम प्रपोज किया था वो नाम अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा कोई नाम दीजिए जिसको हम लोग कंसीडर कर सकें। अब अगर दूसरा कोई नाम देना पड़ता है तो आप फिर से दूसरा नाम देंगे, और अगर आपका नाम अवेलेबल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको बताया है कि दिस नेम कैन बी मेड अवेलेबल, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि आपको अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देना है। कितने न्यूज़पेपर में देना है? 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नेशनल सर्कुलेशन हो, नेशनल न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, और 2 जिस स्टेट में आपकी पार्टी का ऑफिस है, जिस स्टेट में आपकी पार्टी का हेडक्वार्टर रहेगा, उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उस स्टेट की 2 न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना है, और यह एडवर्टीजमेंट आपको लगातार 2 दिन, मतलब अगर आपने आज एडवर्टीजमेंट दिया है तो आपको आज भी एडवर्टीजमेंट देना है और कल भी देना है, लगातार 2 दिनों तक देना है। मैं एडवर्टीजमेंट वाले पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। अगर आपने अपनी पार्टी का ऑफिस उत्तर प्रदेश में रखा है तो आपको 2 नेशनल इंग्लिश डेली में आज देना है, और साथ में उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको 2 हिंदी लैंग्वेज के अखबार में जिसका उत्तर प्रदेश में वाइडेस्ट सर्कुलेशन हो उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देना है। मतलब आज आप 2 इंग्लिश और 2 हिंदी वाले में देंगे और कल भी सेम अखबार में आप एडवर्टीजमेंट देंगे। मतलब टोटल आपको 8 विज्ञापन देना पड़ेगा, 8 नोटिस आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब नोटिस आप अखबार में दे देंगे उसकी कॉपी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस नोटिस को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करता है, और उसके बाद जनरल पब्लिक को, मतलब कोई भी लोग जो भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको 1 महीने का टाइम मिलता है उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने का। अब अगर ऑब्जेक्शन आता है किसी का तो फिर ऑब्जेक्शन से आपको डील करना पड़ेगा, आपको जो ऑब्जेक्शन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन में यह बात साबित करनी होगी कि जो ऑब्जेक्शन जिन्होंने फाइल किया हो बेसलेस ऑब्जेक्शन है और आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे नहीं रुकना चाहिए। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो नेक्स्ट स्टेप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके प्रेसिडेंट को या आपके किसी ऑथोराइज ऑफिसर को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। उस इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनका एक पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लेगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा लेगा। जनरली
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास वो डिटेल्स भेजते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो ऑफिस बेयर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, उनका कंप्लीट एक बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी सभी चीजें चेक करके अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह डिसाइड कर पाता है कि जो लोग इस पार्टी को बनाने वाले हैं, जो लोग इस पार्टी को बना रहे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कितने टाइम से कर रहे हैं, उनका कुछ और पर्पस तो नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के पीछे। और यह सब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पैरेलली चलती रहेगी। जब इलेक्शन कमीशन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, वहां आपसे आपकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, आपके पार्टी के फाइनेंसेस के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, मेंबरशिप के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अगर किसी ऑफिस बेयर के ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं या कोई और तरह की कुछ बात है, उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ नई चीजें निकल करके आई है, तो उस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और अगर आप उस इंटरव्यू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजेगा आपके पते पे, और साथ में ऑफिशियल गजट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के पार्टिकुलर्स को पब्लिश कर देगा। ऑफिशियल गजट में जब आपकी पार्टी के डिटेल्स पब्लिश हो गए, उसके बाद आप अपनी पार्टी का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसका बैंक खाता खुलवा सकते हैं, और जो मेंबर्स बनाने की जो प्रक्रिया है और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, राज्यों में उसका फैलाव करने की जो प्रक्रिया है, पार्टी के साथ लोगों को और जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको एक बोनस चीज बता देता हूँ कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, पैन कार्ड अप्लाई कर दिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसका ऑर्गेनाइजेशन आपने बना लिया। अब अगर आपको इलेक्शन लड़ना हो तो इलेक्शन सिंबल कैसे मिलता है? जी हाँ, जिस राज्य में आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं, उस राज्य में आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा उस राज्य की विधानसभा के भंग होने से 6 महीने पहले। मतलब अगर मान के चलिए कि आज अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो रही है, उसका या टर्म उसका पूरा हो रहा है, तो आज से 6 महीने पहले से सिंबल अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो आप सिंबल अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसमें आप अपने चॉइस के सिंबल्स देंगे कि आपको ये सारे सिंबल्स चाहिए। अगर वो सिंबल अवेलेबल होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस सिंबल को आपको दे देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको नहीं देगा। लेकिन आपके सभी कैंडिडेट्स को कॉमन सिंबल देने के लिए एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, वह यह है कि आपको जिस राज्य में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस राज्य में जितनी भी सीटें हैं उसमें से कम 10% सीटों पे आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको इलेक्शन के लिए कैंडिडेट सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप कैंडिडेट सेटअप नहीं कर पाते हैं 10% से कम सीटों पे, तो जो कॉमन सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको दिया है, हो सकता है कि वो कॉमन सिंबल आपका नहीं रहे, वो किसी और को दे दिया। वही सेम सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी अलॉट कर दे। हालांकि जितने भी लोग सिंबल के लिए अप्लाई करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज कॉमन सिंबल के लिए अप्लाई करती हैं, वह सभी लोग उस राज्य में और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी सीटें होती हैं, सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार सेटअप करने की बात करती हैं। कम से कम एप्लीकेशन में तो सब लोग ऐसा ही लिखते हैं। बाद में हो सकता है कि उनको कैंडिडेट सेटअप ना कर पाए, कैंडिडेट उनको मिले नहीं। तो इस तरीके से आपको सिंबल का अलॉटमेंट होता है। अब एक अंतिम चीज मैं आपको और यहाँ पे इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि कई सारे लोग के मन में यह डाउट रहता है कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो इसका फंडा भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टेट पार्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जिस किसी भी स्टेट में आप इलेक्शन लड़ते हैं और आपके सिंबल पे अगर उस स्टेट में आपको टोटल 6% वोट मिला है, मतलब अगर मान लीजिए कि उस स्टेट में टोटल जो इलेक्शन हुआ उसमें टोटल जो पोल हुआ है वह 1 लाख पोल हुआ है, और उस 1 लाख में 6% मतलब 6000 वोट अगर आपको मिल गया है, तो आप उस स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाते हैं। या अगर आपने उस स्टेट में कम से कम 8 विधायक, 8 MLA अगर आपने बना लिए अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के, तो भी आप स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाते हैं। और अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, मतलब संसद वाला चुनाव अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां अगर आप 2 MP बना ले जाते हैं तो आपकी पार्टी को स्टेट रिकॉग्निशन मिल जाता है। और अगर इसी तरीके से आप 4 स्टेट में स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाते हैं तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। अब स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी और नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, मैं उसके बारे में बता दें। स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के बाद सबसे पहला जो बेनिफिट आपको यह मिलता है कि आपकी पार्टी का जो सिंबल है
वह सिंबल आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब उस सिंबल से उस स्टेट में दूसरा कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, केवल और केवल आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे वही उस सिंबल पे चुनाव लड़ पाएंगे। और साथ ही साथ जो दूसरे राज्य हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार में स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं आप महाराष्ट्र में, तो आप महाराष्ट्र में अप्लाई करते हैं नए सिंबल के लिए, या आप अपने एप्लीकेशन में यह भी लिखते हैं कि मेरा ये फलाना छाप का सिंबल है और यह बिहार में रिजर्व है मेरे लिए क्योंकि मैं बिहार की स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हूँ और मुझे महाराष्ट्र में भी यही सिंबल दे दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन जनरली देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी सिंबल को दूसरे राज्यों में भी अलॉट कर देता है। मतलब अगर आप एक राज्य में भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो जाते हैं तो आपका सिंबल ऑलमोस्ट रिजर्व हो जाता है सभी राज्यों के लिए। दूसरी चीज कि आपको उस राज्य की जो राजधानी होती है वहां गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह आपकी पार्टी के कार्यालय के लिए मिल जाते हैं। और तीसरी चीज जो आपको उसका बेनिफिट मिलता है वह यह है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जैसे डीडी न्यूज है, वहां आपको एक टाइम अलॉट किया जाता है। अगर नेशनल पार्टी को कुछ टाइम मिलेगा, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को कुछ टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको भी कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा। यह 3 बेनिफिट है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के। और इस तरीके से अगर आप 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाते हैं तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। अब अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। आप कमेंट करके अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया है, उस नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने या उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी सवाल हो, सब विषयों पे आप मेरे से फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता हूं अपने चैनल पे, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के बटन के बगल में ही नोटिफिकेशन वाला बटन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी मैं इस तरह की कोई दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँ तो यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।